हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी क्लासेस कम हो रही, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। इस मंथ में हम आपको डी ब्लॉक भी करा देंगे, ठीक है ना। तो आप क्लासेस कभी कम हो तो बेफिक्र रहे, हमारा सिलेबस बहुत आगे आराम से पूरा होगा। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो वो अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको 2 क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना। 2 क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास करने के बाद आपको इसको रिवाइज करके आना, ताकि अगली क्लास हो तो उसको अप्लाई करना सिखाएंगे आपको हम, ठीक है ना। आप इसको चाहे आप आईआईटी का पेपर देना, चाहे नीट का पेपर देना, कोई भी एग्जाम देना, आपको दोनों तरीके से बताया जाएगा। और सिलेबस में तो ये और सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ पॉइंट समझना आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि सब समझ आएगा, क्योंकि अब जब तक क्वेश्चन नहीं करते ना, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी को समझेंगे बस, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मज़ा आ जाएगा, लेकिन आप टेंशन मत करो। अगर आपने स्कूल में पढ़ा हुआ, पढ़ लिया होगा, तो आज इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। नोट साथ के साथ बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे, स्लो कर देंगे क्लास को। द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी, या फिर समझ लीजिए, नोट्स बाद में बना लेना। द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर, देखिए बेटा, तो ये जो थ्योरी है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। एक आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ी हुई क्लास 11th में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो रिएक्शन होती है कौन सी होती है बेटा, लुईस एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। तो जिसमें जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है वो किसकी तरह काम करता था, लुईस एसिड की तरह काम करता था, ठीक है ना। और लिगेंड्स जो थे वो क्या थे, बेस जो थे वो लिगेंड्स थे आपके, ठीक है ना। या बोल सकते हो लिगेंड किसकी तरह काम करते थे, बेस की तरह काम करते थे। तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो उसमें क्या करता है, जो लिगेंड होता है वो किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। तो बेस की तरह काम करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। और सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो अगर सेंट्रल मेटल आयन उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने की कंडीशन क्या है, एक तो आपके जो सेंट्रल मेटल आयन है बेटा, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। और लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। या इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, सिंपली बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो और लिगेंड की तो डेफिनेशन ही है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तभी तो वो लिगेंड कहला रहा है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, in the formation of coordination compound, in the formation of coordination compound, in the formation of coordination compound, coordinate bond is formed, coordinate bond is formed, coordinate bond is formed, वॉल्यूम ठीक है ना बेटा, रिकॉर्डिंग में ये नहीं पता चलता, कभी कभी बैटरी डाउन ना हो जाए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन, बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन द फॉर्मेशन ऑफ, in the formation of, in the formation of coordinate bond, in the formation of coordinate bond, central metal ion, central
metal ion provide central metal ion provide vacant orbitals while ligands provide इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज होगा। अब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके आएंगे? सेंट्रल मेटल आयन के। तो सेंट्रल मेटल आयन के जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल आयन था बेटा, इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल्स थे उन्होंने क्या किया, मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, हालांकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, आप लोगों को पता होगा। चलिए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ली। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? जितने वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम कैसे पता करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखकर? ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर देखकर आप बता सकते हो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होंगे। ठीक है ना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हमने सीख लिया था। तो तीसरा पॉइंट आता है, अच्छा अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, अपनी आपको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना, उनके बीच में जो रिपल्शन होगा वो कैसा होना चाहिए बेटा? मिनिमम रहना चाहिए। वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, एक ऐसी शेप बना लेंगे जिससे अब उनके बीच का जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, अपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो किसी भी मोलिक्यूल की जो शेप आती है, ठीक है ना, वो इस तरीके से आती है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे ताकि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो कम हो और स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। ठीक है, तो लिखोगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल formed is equal to the is equal to the is equal to the is equal to the number of hybrid orbital formed is equal to the number of vacant orbital mixed। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर है आपके नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल मिक्स्ड। और ये कैसे पता करेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर से। इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। मजा आ जाएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है ना, वो मैंने बोल दिया था आपको स्टार्टिंग में कि कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, सब समझ में आएगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए तो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये अपने आप को 3D में इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड अरेंज्ड in 3D in such a way that they have minimum repulsion in such a way that they have minimum repulsion। ठीक है, तो इसके बेसिस पर देखिए
तो जब वो अरेंज करेंगे उनकी कोई शेप आएगी, ठीक है ना। तो वो जो शेप आएगी वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को थ्री डायमेंशन में इस तरीके से अरेंज करे जिससे उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन मिनिमम हो। तो उनके लिए एक शेप डिफाइन की गई है, तो उन शेप का नाम क्या है उसको डिस्कस करते हैं बेटा। पहले कॉलम में लिखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप, क्या शेप आएगी। देखिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 को 2 बार लिख रहे हैं, चलिए 4 को इसी में समझ लेंगे। 3, 4, 5, 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है यानी कि 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp आएगी। 3 में क्या आएगी, sp2 आएगी। अब 4 में क्या है बेटा, दो केस है। 4 में क्या आपके दो केस है, या तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होगी या dsp2 होगी, ठीक है। और इसमें dsp3 हो सकती है और sp3d हो सकती है। एक मिनट, एक मिनट रुकना बेटा। चलिए बेटा देखिए, अगर 6 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, इसमें भी दो केस हो सकते हैं लेकिन शेप, या तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा sp3d2, या होगी आपकी d2sp3। ये भी पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। sp3 में टेट्राहेड्रल होगी, sp3 में टेट्राहेड्रल होगी। dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होगी, और dsp3 sp3d2 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, और इसमें होगी ऑक्टाहेड्रल। बेटा 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, तब तक आप इसको बना लीजिए, ठीक है ना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है ना, आपको टाइम मिल जाएगा, नोट्स बना लीजिए, आ रहा हूँ।
चलिए बेटा, नोट हो गया होगा, थोड़ा सा काम आ गया था अर्जेंट, ठीक है। चलिए, तो हमने हाइब्रिड ऑर्बिट पढ़ लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 है तो शेप आपकी ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये है तो शेप आपकी ये है। अभी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं अब इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आएगी, कब DsP2 होगी, कब sp3 होगी। हमारे जो बोर्ड्स में जो आएगा मेनली वो 4 और 6 के लिए आएगा, बोर्ड्स में जो आएगा वो 4 और 6 के लिए आएगा, बाकी के लिए तरीका सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए sp3d2 कब होगी, d2sp3 कब होगी। अब देखिए बेटा, कितने पॉइंट पढ़ चुके हैं हम इसमें, अभी 4, ठीक है ना। तो 5वां पॉइंट क्या मैं पहले एक बार लिख दूं या समझा दूं पहले। 5वां मैं लिख देता हूं एक बार, चलिए समझ गई लिखते हैं। देखिए, ये हमारा NS ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट, ठीक है। ये NP है और ये हमारा N-1D, ठीक है। और ये है आपका ND, इसको इधर लिखते हैं थोड़ा, ND, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बेटा, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन लानी है D2sp3, इस पर बात कर लेते हैं, या sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे आती है, उसी तरीके से आपकी फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आएगी। तो D2sp3 जो है, इस हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, 2 d ऑर्बिटल यूज होंगे, एक s ऑर्बिटल यूज होगा और 3 p, तो 2 d ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो कलर ले लेते हैं, चलिए। तो ये आपके 2 d ऑर्बिटल हो गए, एक s हो गया और ये 3 p ऑर्बिटल हो गए, ठीक है ना। अगर ये ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक मिनट थोड़ा प्रॉपर बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 d ऑर्बिटल हो गए, एक s ऑर्बिटल हो गया और ये क्या हो गए, p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल हो गए। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी आपकी, sp3 आ जाएगी, सॉरी D2sp3 आ जाएगी। ये कैसे आएंगे बाद की बात है, पहले ही समझिए D2sp3 का मतलब क्या है। तो D2sp3 में क्या हो रहा है, अंदर वाले d ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, अंदर वाले d ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। और अगर sp3d2 आनी चाहिए, तो sp3d2 कब आ सकती है, जब एक s, 3 p और बाहर वाले 2 d ऑर्बिटल मिक्स हों। तो इसको कलर चेंज करके बना देते हैं, ठीक है। तो इसको इसी कलर से लिख देता हूं मैं। तो अगर ये ऑर्बिटल मिक्स हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2, क्या आएगी, sp3d2। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आउटर d ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसमें क्या हो रहे हैं, अंदर वाले d मिक्स हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब N-1d ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जब N-1d ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो आपका बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और जब ND ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो क्या बनेगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 3D 4s है, ठीक है ना। तो ये आउटर मोस्ट शेल कैसे पता करते हो बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो ये होता है जो न्यूमेरिकल में लिखा होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखिए, ये है आउटर मोस्ट शेल, तो ये क्या हो जाएगी, इनर मोस्ट शेल। तो अगर ये वाले d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर 4d वाले आउटर मोस्ट वाले यूज हो रहे हैं, आउटर मोस्ट वाले यूज होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस पॉइंट को लिखते हैं। तो यही पर मैं इसलिए ये पॉइंट मैं कह रहा था कि आपको जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो चीजें थोड़ा सा मतलब क्रिस्टल क्लियर वाली फीलिंग तभी आएगी
जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी बेस तैयार हो जाएगा ताकि अगली क्लास में आप अच्छे से कर सको, ठीक है। तो लिखोगे द कॉम्प्लेक्स इन विच the complex in which n minus 1 d orbitals n minus 1 d orbitals are used in hybridization known as known as known as inner orbital complex known as inner orbital complex, ठीक है। 5वें पॉइंट में ये 2 पॉइंट लिख रहा हूं। द complex in which nd orbitals are used in hybridization known as outer orbital complex ठीक है। बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बेटा वीडियो को पॉज करके बना लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की, ठीक है ना। लिगेंड्स का रोल आने वाला है। तो यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड्स को डिफाइन किया गया है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? तो देखिए समझाता हूँ, पहले में समझिए आप। देखिए अगर मान लीजिए ये केस आपके पास, ठीक है, ठीक है ना, आपके पास ये केस लेते हैं हम, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? या तो sp3d2 होगी, या फिर क्या होगी बेटा, d2sp3 होगी, ठीक है। तो यहां से क्या d2, यहां से आपको किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखती है, d2sp3 की या sp3d2 की? ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा बेटा लिगेंड पर। वैसे तो देखने से क्या लग रहा है, sp3d2 हो सकती है, क्योंकि ये तो d खाली है, इसकी पॉसिबिलिटी तो कम है, ठीक है ना। वो सारी एक्सप्लेन होगी, ठीक है। पहले मैं आपको इस लिगेंड का मतलब समझा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, सुनिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कराता है। वो इलेक्ट्रॉन को पेयर इस तरीके से कराएगा कि ऑर्बिटल जो है आपका, डी ऑर्बिटल जो है इस तरीके से खाली हो कि जैसी हमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल जाए। जैसे अगर इस केस में बात करें, हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए d2sp3, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, d2sp3 कब बन सकती है, जब 2 डी ऑर्बिटल खाली हो, अभी तो एक है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसके साथ पेयर करा देगा। तो जैसे ये पेयर करा देगा तो ये क्या हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ये इलेक्ट्रॉन ये खाली हो गया, तो यहां से अब d2sp3 बन सकती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं बेटा जो जिस जो भी हमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देते हैं, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो एज इट इज रहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भी समझ आया तो अच्छी बात है, क्वेश्चन करेंगे उसमें अच्छे से क्लियर होगा। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं सारी बात करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बेसिक मतलब यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराएगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट नंबर 6 लिखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड strong field ligand paired the electron strong field ligand
paired the electron, strong field ligand paired the electron in such a way, compound form या compound occupy desired hybridization. Compound occupy strong field ligand paired the electron in such a way, compound occupy the desired hybridization. Compound occupied the desired hybridization. Desired hybridization. ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, SFL शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके जिस लिगेंड में कार्बन डोनर हो या नाइट्रोजन डोनर हो। कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर ये क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे एग्जांपल की बात करें, CO हो गया आपका, ठीक है ना, NO2 माइनस हो गया, ठीक है, ईन हो गया आपका, CN नेगेटिव हो गया, NH3 हो गया। इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इसमें कार्बन डोनर है, ये नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है ना, इन में भी नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है ना, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, ये एम्बिडेंटेट है, ठीक है ना। चलिए 7वां पॉइंट, या इसी में लिख लेते हैं, इसी में दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, ये 7वां लिखना, चलिए लिख लीजिए। वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, weak field ligand does not have weak field ligand does not have any effect on the number of unpaired electron, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, और हेलोजन डोनर, और ये सिंपल हेलोजन, ठीक है, हेलोजन डोनर। जैसे आपके ऑक्सीजन डोनर की बात करें, H2O हो गया, ठीक है ना, इसमें हेलोजन हो गया आपका F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, देखो एक तो मैं सिलेबस के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। हालांकि स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अमोनिया के साथ एक प्रॉब्लम होती है बेटा। अमोनिया क्या होता है, कुछ केस में ये वीक फील्ड लिगेंड का काम कर सकता है, तो वो केस कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अमोनिया किस केस में वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। H2O जो होता है या ऑक्सीजन डोनर जो होते हैं, ऑक्सीजन डोनर होते हैं, ये कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करने लग जाते हैं, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं बात करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको इनका पेयरिंग करके दिखाता हूँ। इसी में आगे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मजा आ जाएगा बेटा। अगर ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गए ना, क्वेश्चन तो आप चुटकियों में बना दोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, या तो होगी आपकी sp3d2, ये पॉसिबिलिटी है, या दूसरी क्या हो सकती है, D2sp3 हो सकती है। ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम इसमें दो केस पढ़ेंगे। वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। समझते जाइए। अब देखो अब वो समय आ गया, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम D1 से लेकर D10 की बात करेंगे। D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, D2 कॉन्फ़िगरेशन है। पहले हम डिब्बे बना लेते हैं।
थोड़ी सी इसलिए लेंदी क्लास हो रही है, लेंदी क्लास होगी क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा पढ़ के, दिल खुश हो जाएगा। ऐसी थ्योरी आपने पढ़ी नहीं होगी स्कूल में, और पढ़ी होगी तो बहुत बढ़िया है, फिर तो रिवीजन हो जाएगा। बना लो, 5-5 डिब्बे बना लो। अब ये मत सोचना कि माइक साउंड तो नहीं चली गई है। एक काम करते हैं, सारे केस बना लेते हैं, ठीक है ना, D10 तक के। ये होगा D1 कॉन्फ़िगरेशन, ये D2 कॉन्फ़िगरेशन, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन, हमें 10 तक पढ़ना है, ठीक है। तो अगली शीट पर मैं बना देता हूँ। वीक फील्ड लिगेंड, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, कोई आया। सॉरी बच्चों, समाज आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा। चलिए देखिए आगे। हम्म, ये कुछ ज़्यादा डिब्बे छोटे बना दिए लगता, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, काम चल जाता। चलिए कोई नहीं, बन। चलिए बेटा, तो ये है D6, आप लोगों ने तो बना लिए होंगे अब तक।
नहीं बनाए तो बना लो, क्योंकि फिर हम स्पीड पकड़ेंगे अब। चलिए बेटा, फाइनली टास्क खत्म हुआ, देखिए। तो ये हो जाएगा D6, ये D7, D8। कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हमारी क्लास 38 मिनट की हुई है, अभी तो चलेगी बेटा। देखिए, चलिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, ठीक है, दोनों केस में। दो इलेक्ट्रॉन है, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फिल कर दिए। पहले तो इलेक्ट्रॉन को हम सिंगली फिल करेंगे, हैंड्स रूल लगाएंगे। अब गेम शुरू होगा यहाँ से। देखिए, अगर हम इन 3 की बात करें अभी तक यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसमें ये डी ऑर्बिटल खाली है, तो यही हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन दोनों केस में क्या आएगी, D2sp3। दोनों केस में क्या है, खाली है D2sp3, यहाँ तक कोई अंतर नहीं। यहाँ भी D2sp3 आएगी, जब तक ये डी खाली है कोई दिक्कत नहीं। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम, क्योंकि यही डी मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ भी D2sp3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं जब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वीक फील्ड लिगेंड तो कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस केस में अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, अब एक डी ऑर्बिटल तो मिक्स होगा नहीं, एक डी ऑर्बिटल की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बेटा, यहाँ पर sp3d2 आ जाएगी। इस केस में क्या होगा, अब एक डी ऑर्बिटल तो मिक्स होगा नहीं, तो इस केस में क्या होंगे, मिक्स होंगे तो 2 डी ऑर्बिटल मिक्स होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो अब यहाँ तो एक ही है, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होंगे, आउटर डी ऑर्बिटल आपके मिक्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा देगा, इसको उठाकर पेयर करा देगा, क्योंकि वो 2 डी ऑर्बिटल हमें प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, ये पेयर हो जाएंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3। क्या हो जाएगी, D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3d2। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस आ गया, तो वो क्या करा देगा, इन दोनों को उठाकर यहां पर पेयर करा देगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, 2 डी ऑर्बिटल बचे हैं, D2sp3, ठीक है ना। 30 सेकंड्स देता हूं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। बड़ी आसान है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब D6 आएगा। D6 में वीक फील्ड लिगेंड में तो कुछ कुछ होना ही नहीं, ठीक है ना। तो पहले वीक फील्ड लिगेंड को निपटा देते हैं, पहले काम करते हैं, ठीक है ना। छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सातवां यहाँ पर आ जाएगा, आठवां, नौवां, 10वां। तो यानी कि अगर वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं। तो आप देख रहे हो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक D2sp3, इसके बाद स्टार्ट हुई sp3d2, और अब यही चलती रहेगी, ठीक है ना। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यहाँ भी sp3d2, क्योंकि डी ऑर्बिटल, अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, sp3d2, sp3d2, ठीक है। अब यहाँ पर 6 आई, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, ये वाला केस था, अगर इस पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो क्या करेगा, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ पर पेयर करा देगा, दोनों डी ऑर्बिटल खाली करा देगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, D2sp3, ठीक है। अब 7 आ गए, तो 7 के केस में क्या होगा, देखो 7 के केस में क्या हो सकता है, ये एक उठाकर अगर यहाँ पेयर कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर उसने एक उठाकर यहाँ पर पेयर कर दिया, ठीक है, तो एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो उससे तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस है, ध्यान रखना,
इसको उठाकर ये यहाँ पर पेयर करेगा, ठीक है, एक बच गया। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम, एक्साइट करेंगे, इसको हम एनर्जी देंगे, इसको हम बाहर वाले डी ऑर्बिटल में भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, पेशेंस रखिए, इसके बाद बताता हूं। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगी आपकी, D2sp3, क्या रहेगी, D2sp3, ठीक है ना। 8 के केस में, ठीक है, अब 8 के केस में तो कुछ हो नहीं सकता, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना, दो को नहीं कराना, कभी लोग दो को भी एक्साइट करा दे, ठीक है ना, एक ही का एक्साइट करा सकते हैं, दो को नहीं, दो के लिए फिर और ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या रहेगा, सिंपली आपकी, तो इस केस में अब यहां पर एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, sp3d2, sp3d2, ठीक है। तो अब नो वाले केस में, इसमें भी क्या रहेगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, और इसमें भी क्या रहेगी, sp3d2। तो ये आपको समझ में आ गया कि पेयरिंग कैसे होनी है। अब इस केस में आपको दिक्कत आई होगी, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफरेंस, क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस, ठीक है ना। अगर आप इसको समराइज करना चाहते हो तो समराइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर D1 से D3 तक है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, D2sp3 रहेगी। लेकिन D4 से लेकर अगर D7 तक जाओगे, ठीक है ना, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, और D8 टू D10 सेम रहेगी। देखो मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक बार, ठीक है, ये पहले ट्रांसफरेंस बताऊँ, चलिए समराइज कर देता हूँ। ये इसको एक काम कर लीजिए, नोट नोट करके लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारी अभी वो कॉन्टिन्यूटी में है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो इसको नोट करके बॉक्स में बंद कर देंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन आपकी जीरो लोगे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, ठीक है ना, जीरो लोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं। तो D1 से लेकर D3 तक, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी आपकी, हमेशा D2sp3, डायरेक्ट देखकर बता सकते हो, ठीक है ना। D1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, D2sp3 रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर D4 to 7 चलोगे, D4 to 7 चलोगे, तो यहां पर अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2 रहेगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3 रहेगी, ठीक है। और D8 to 10, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी आपकी, sp3d2। तो बस आपको ये वाला केस याद रखना है, ठीक है ना भी कि पेयरिंग वाले में अगर कभी डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, D2sp3, ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड में तो sp3d2 और 1 से 3 में D2sp3, ठीक है ना। तो इस केस को आपको ध्यान रखना। अब ट्रांसफरेंस वाला केस में भी बताता हूँ आपको, देखिए, ठीक है ना, वो एक्साइटेशन का जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। चलिए बेटा, तो D7 का केस था वो, ठीक है। तो D7 का केस था, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो यहाँ पेयर करा दिया एक हमने, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम इसमें एक्साइट करा देते हैं, तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये D2, ये S और ये P3, ठीक है ना। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ जाती है,
ठीक है, तो ट्रांसफरेंस वाला केस आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये कब आएगा, ये केस कब है, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D7 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम D6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। केस उसमें D6 से बनने शुरू होंगे आपके, देखना, ठीक है। चलिए उससे पहले वाले में कोई फर्क नहीं होना, चलिए बेटा, ठीक है। अब देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे, जैसे उसमें की थी, वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए बेटा इसको, बोर हो जाते बनाने में ना। कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा वो कल होगी या नहीं होगी पता नहीं, लेकिन जब भी होगी मज़ा आ जाएगा आपको। चलिए बेटा, तो D6, D7, D8, D9, D10, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड होगा, पहले सिंगली फिल करोगे। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, या तो sp3 होगी या dsp2 होगी, मतलब आपको एक डी ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में तो कुछ होना नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां पर पेयर करा देगा, ठीक है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, क्योंकि डी तो खाली है नहीं। लेकिन अगर आप यहां पर देखते हो एक डी खाली हो गया, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, dsp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, dsp2, ठीक है। इस 7 को थोड़ा सा नीचे करो, चलिए D7 हुआ, तो D7 में ये केस आएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, अभी भी sp3 रहेगी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर पेयर हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, dsp2, ठीक है। D8 में ये होगा, ठीक है ना। यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 रहेगी, यहां पर आओगे तो यहां पर क्या होगा,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, इसको उठाकर यहां पर पेयर करा देगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2। D9 में बात करोगे, अब ये एक मजेदार केस आएगा यहाँ। कुछ समझ रहे हो क्या हो सकता है? ट्रांसफरेंस हो सकता है या नहीं? ठीक है ना, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, इसको हम एक्साइट करा देंगे, जैसे वहां पर कराया था। जब एक इलेक्ट्रॉन को तो हम एक्साइट करा सकते हैं, तो इसको उठाकर हम आउटर डी ऑर्बिटल में भेज देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी यहाँ से? DsP2। क्या आ जाएगी? DsP2। ठीक है, D10 का केस होगा। अच्छा, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो पहले वाले केस आप कर सकते हो। ठीक है ना, D1 से अगर 5 तक आपको करने हैं। चलिए, लेकिन अब क्या होगा इसमें? इसमें तो पेयर हो जाएंगे। अब पेयर हो जाएंगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी आपकी? sp3। ठीक है, तो इनको हम मोलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे, तब आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए 54 मिनट की क्लास हुई है, देख लीजिए अब इसको। तो ये एक्साइट वाला केस याद रखना बेटा। ठीक है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एक इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करके आउटर डी ऑर्बिटल में भेज सकते हो। ठीक है, तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हम एक बार लिगेंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कि वो कौन से केस हैं जब वीक वाले स्ट्रॉन्ग की तरह काम करने लग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले वीक की तरह काम करने लग जाते हैं। तो नोट करके पॉइंट लिखोगे। अब देखिए, फर्स्ट देखिए, अगर हम 3D सीरीज है, 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाते हैं, 4D से 5D में जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने बेटा क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये तो सिंपल भाषा में यहाँ पर आप समझ लो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ठीक है, तो देखिए, जो Cl नेगेटिव था, Cl नेगेटिव कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड था? वीक फील्ड लिगेंड था। ठीक है, तो 3D सीरीज के लिए वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा था ये। लेकिन जैसे ही 4D में जाते हैं, 4D में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि 4D सीरीज में जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ेगा। तो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा, या इनर इलेक्ट्रॉन्स का भी अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ये क्या कराएगा? ये खुद ही उसको पेयर करा देंगे, कि अपनी तरफ खींच लेंगे, पेयर करा देंगे। तो यानी कि Cl नेगेटिव है, अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा यहाँ भी। तो कहने का मतलब कंक्लूजन ये है बेटा, 4D सीरीज और 5D सीरीज के लिए, ठीक है ना, कोई भी लिगेंड हो, चाहे वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, वो किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा हमेशा। ठीक है ना, तो इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो जैसे अगर हम इसको नीचे करते हैं, निकल +2, सिलेबस में नहीं पूछेंगे आपसे, बेफिक्र रहिए, बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे इतना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए तो मैं आपको सिंपल बता दूँ, निकल +2। ठीक है ना, पैलेडियम +2, प्लेटिनम +2। ठीक है ना, तो निकल +2 के केस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो 3D सीरीज वाले पूछेगा। ठीक है ना, सिलेबस में जो पूछेगा वो 3D सीरीज वाले पूछेगा। तो 3D सीरीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, जो आपको बताया वही होगा। उसके लिए मैं लास्ट में, बोर्ड्स के लिए मैं लास्ट में एक चीज़ लिखवा दूंगा, वो अप्लाई करना आप। ठीक है ना, तो ये वो आपको एंट्रेंस के लिए भी बता रहा हूँ। चलिए, तो इसको लिख देते हैं, 4D एंड 5D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज, all ligands acts as strong field ligand, acts as strong field ligands। ठीक है, दूसरा बेटा, अमोनिया जो होता है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, लेकिन वो 3 केसेस में वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो एक्सेप्ट, ऐसे लिख लो, जनरली शील्डिंग इफेक्ट रीजन होता है जनरली,
अमोनिया NH3 लिख देता हूं, इज ए अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो बेटा, +4 चार्ज के लिए, 4D एंड 5D सीरीज एंड +4 चार्ज, अगर किसी पर +4 चार्ज है, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, जनरली NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NH3 is a strong field ligand, but in Mn2 positive, Fe2 positive and CO2 positive acts as weak field ligand. इसका जो रीजन होता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये इतना बोर्ड्स के लिए जरूर नहीं, आपको रीजन, ठीक है, यहां तक क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा देखिए, आपको बस याद रखना, रीजन याद रखो चाहे मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन डोनर कैसे थे, वीक फील्ड लिगेंड थे, अभी पीछे लिखवाया था हमने, ऑक्सीजन डोनर कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, लेकिन कोबाल्ट +3 और कॉपर +2 में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। ठीक है, लिखोगे जनरली H2O is a weak field ligand, generally H2O is a weak field ligand, generally H2O is a weak field ligand, but in cobalt +3 and Cu+2, H2O नहीं बेटा, ओ डोनर लिखो, ज्यादा बेटर, ओ डोनर, ओ डोनर, जनरली O donor are weak field ligands, but in cobalt +3 and copper +2 they acts as strong field ligand. They acts as strong field ligand. ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी सी क्लास है ना, इसको पूरी क्लास को एक साथ लेना भी ठीक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नई चीज़ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपके माइंड को रिलैक्स हो जाएगा, रिवाइज कर लोगे तो अगली क्लास में बिल्कुल फ्रेश होके आओगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, तो एक होती है बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, लिगेंड्स को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है ना, एक ऐसी सीरीज जिसमें लिगेंड को उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, देखिए अब फोर्थ पॉइंट और चलिए लिख लीजिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो सीरीज आपको याद नहीं करनी है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम बाद में लिखवा दें या नहीं, तो क्योंकि अभी लिमिटेशन भी करानी है, ये बीच में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना, अब इसको रुक जाइए, अब एक और नोट करके लिखिए, ये स्ट्रेंथ बता देता हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आई है, ये आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड,
स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, देखिए अमोनिया, सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन से होते हैं बेटा? कार्बन डोनर होते हैं और नाइट्रोजन डोनर होते हैं। ठीक है, तो उनमें से अमोनिया वीक होगा। ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका ईन आएगा, ईन के बाद NO2, NO2 के बाद Cn नेगेटिव, और सबसे स्ट्रॉन्ग है CO। ठीक है ना, ये ऑर्डर आपको, ये स्ट्रेंथ आपको याद रखनी है। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे, इनको क्या मानोगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसके अलावा जितने भी हैं उनको क्या मानोगे आप? बोर्ड में क्वेश्चन करना वीक फील्ड लिगेंड मानोगे। ठीक है ना। अमोनिया की एक्सेप्शन कहाँ पर रहेगी आपकी? अमोनिया कहाँ पर है जो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है? Mn+2 Fe+2 CO+2। ठीक है, इनकी कोई एक्सेप्शन नहीं थी, और ठीक है ना, इनकी कोई एक्सेप्शन नहीं थी, तो इसलिए सिलेबस में जो क्वेश्चन आएगा वो इससे आएगा। ठीक है ना। 4D सीरीज, 5D सीरीज अगर प्लस चार्ज है तो उस केस में जितने भी लिगेंड होंगे वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। ऑक्सीजन डोनर कैसे होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, लेकिन CO+3 के केस में और कॉपर+2 के केस में वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। बस सिंपल ये है। ठीक है ना। अब देखिए, एक होती है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यूज करेंगे इसका हम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में यूज होनी है इसलिए इसको बता रहे हैं। ठीक है ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, म्यू बराबर है √n इंटू n+2, n इंटू n+2। इसकी यूनिट होती है बेटा बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। और ये n क्या होते हैं यहाँ पर? n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n बराबर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, अब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होना और एंट्रेंस भी देना है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो आप उसने म्यू दे दिया आपको 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग दे दिया, म्यू आपको दे दिया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, म्यू बराबर है 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, और आपसे पूछेगा n की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, पॉइंट से पहले जो लिखा वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 पॉइंट समथिंग आ रही है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना, तो n की वैल्यू होगी 1। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है 2 पॉइंट समथिंग, पॉइंट से पहले जो होगा उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायरेक्ट बता सकते हो। तो यहाँ पर n=2, n=3, n=4 और n=5। ठीक है। अब एक होते बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होते आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम है तो उसको बोलेंगे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और अगर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एक बात सोचिए, स्पिन क्वांटम नंबर आपने पढ़ा होगा बेटा, क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स का टॉपिक। ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यू होती है, या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वो क्या करा देता है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देता है। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, तो एक के लिए +½ होगा तो दूसरे के लिए -½ होगा। ठीक है ना। तो उस केस में स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या कहलाएगा? आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जनरली बोलते हैं अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिख जाए तो वो क्या होगा? आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर आपको वीक फील्ड लिगेंड दिखता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है ना। क्वेश्चन में कैसे निकालने हैं वो आपको आने वाली क्लास में समझा देंगे। ठीक है। तो देखिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसी का दूसरा नाम होता है बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। इसी का नाम क्या होता है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो लेकिन डेफिनेशन जब वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की पूछेगा तो लिखना
द कॉम्प्लेक्स हैविंग the complex having the complex having the complex having low value of low value of low value of spin magnetic moment, low value of spin magnetic moment, spin magnetic moment are known as are known as are known as लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे बेटा, उसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, ये कैसे डिसाइड करते हैं। जनरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या मिलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। ठीक है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पांच एग्जाम्पल करेंगे, पांच में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर कोई होगा तो। द कॉम्प्लेक्स हैविंग द कॉम्प्लेक्स हैविंग द कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ हाई वैल्यू ऑफ spin magnetic moment the complex having high value of spin magnetic moment are known as high spin complex। ठीक है, तो ये थ्योरी कंप्लीट हुई है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है ना, तब क्वेश्चंस में देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम आपको 7 क्वेश्चन आईपीएससी नेम को जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो सारे इसके साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लास समझ आई होगी। ठीक है ना, इसको रिवाइज जरूर करके आना बेटा, अगली क्लास में बहुत मजा आएगा। और ये इस पेपर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, सब कुछ पूछा जाता है एंट्रेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है ना, और बोर्ड से भी। ठीक है गाइस, चलिए नोट कर लीजिए, 30 सेकंड्स देता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ना घबराएं, अगर क्लास ना हो तो थोड़ा पैनिक ना हो, बेफिक्र रहें। सिलेबस आपका टाइम लेगा, बहुत आगे चल रहा है हमारा सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूरा होगा। ठीक है ना, इसके बाद हम आपको डी एंड एफ ब्लॉक कराएंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम आपको ऑर्गेनिक के बेसिक कराएंगे, तो उसमें हमारा 1 महीना आपको 11th का रिवीजन कराने में चला जाएगा मोस्ट प्रोबली। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, और जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे 12th में यूज़ करनी है वो भी पढ़ाई जाएगी, या फिर डिटेल में ही पढ़ा देंगे। ठीक है ना, क्लास 11th की ऑर्गेनिक। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ाएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। ठीक है ना, बताएं, मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ। ठीक है गाइस, ओके, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।